ढोलक और शहनाई की आवाजों के बीच मिस्टर शर्मा के घर में खुशी का माहौल था क्योंकि उनकी इकलौती 20 साल की बेटी अक्षिता की शादी हो रही थी। वह बेटी जो उनकी आंखों का तारा थी आज दुल्हन बनी बैठी थी और माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया था। मिस्टर शर्मा एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थे, लेकिन अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अक्षिता बेहद खूबसूरत, मासूम और चुलबुली स्वभाव की लड़की थी, जिसकी नटखट बातें हर किसी का दिल जीत लेती थी। अभी उसका कॉलेज खत्म हुआ ही था और वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और स्वभाव के कारण उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई थी। इन्हीं रिश्तों में से एक था अविनाश का, जो शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। उसने अक्षिता को देखा और पहली नजर में ही पसंद कर लिया और अगले ही दिन रिश्ता भिजवा दिया। अविनाश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्षिता शादी नहीं करना चाहती थी। वह पढ़ना और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। अपने पापा से बहुत विनती की, रोई, समझाया कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे समझाकर शादी के लिए मना लिया। आखिरकार उसे हार माननी पड़ी और आज वह दुल्हन बनकर बैठी थी। हालांकि उसका मन पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन पहली बार किसी के लिए दिल में हल्की सी भावना भी जाग रही थी। बारात आई, शादी की रस्में शुरू हुई और कुछ ही देर में अक्षिता और अविनाश की शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन विदाई से पहले अचानक माहौल बदल गया। लोगों के चेहरे गंभीर हो गए और धीमी आवाज में बातें होने लगी। अक्षिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी एक सहेली ने आकर बताया कि अविनाश ने शर्त रखी है कि विदाई तभी होगी जब उसके पापा उसे दहेज में उनका पुश्तैनी मकान दे देंगे। ये सुनकर अक्षिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मकान उनके परिवार की पीढ़ियों की निशानी था। वह तुरंत अपने पापा के पास गई और पूछा तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की बेचैनी सब कुछ बता रही थी। तभी अविनाश वहां आया और साफ साफ कहा कि उसे उस मकान की लोकेशन चाहिए, क्योंकि वह उसे तोड़कर वहां अपना ऑफिस बनाना चाहता है। ये सुनकर अक्षिता को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे समझ आ गया कि ये शादी सिर्फ एक सौदा बनकर रह गई है। उसने हिम्मत जुटाई और साफ शब्दों में कह दिया कि वह अपने माँ बाप का घर किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देगी, चाहे इसके लिए उसे इस शादी को ही क्यों ना ठुकराना पड़े। उसने अविनाश से कहा कि अगर उसे अपने साथ ले जाना है तो बिना किसी शर्त के ले जाए, वरना ये यहाँ से जा सकता है, क्योंकि उसके लिए उसके माँ बाप की इज्जत और उनका घर किसी भी रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्षिता, होश में तो हो? ये कैसी बातें कर रही हो? मिस्टर शर्मा ने घबराकर आगे बढ़ते हुए उसे चुप कराना चाहा, लेकिन अब अक्षिता रुकने वाली नहीं थी। माहौल पहले ही तनाव से भर चुका था और सबकी नजरें उसी पर टिकी थी। तभी अविनाश गुस्से से बोला, अपनी लड़की को समझा लो। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारी बेटी पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रह जाएगी। उसकी बात में साफ धमकी थी, लेकिन अक्षिता बिना डरे पूरी मजबूती से बोली, मंजूर है मुझे, लेकिन अपने पापा को दुख देकर मैं अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर सकती। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वहां मौजूद हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि अविनाश गुस्से में वहां से निकल गया और जाते जाते धमकी देकर गया, या तो उसे दहेज में वह मकान मिलेगा, वरना 1-2 दिन में तलाक के पेपर भेज दिए जाएंगे। लेकिन अक्षिता अपने फैसले पर अड़िग रही। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उसे उस मकान के साथ विदा किया गया तो वह अपनी जान दे देगी। अपनी बेटी की जिद और सच्चाई के आगे उसके माँ बाप भी मजबूर हो गए और आखिरकार बिना विदाई के ही शादी टूट गई। तीसरे ही दिन तलाक के पेपर घर आ गए। इस तलाक का अक्षिता को कोई अफसोस नहीं था, बल्कि उसे सुकून था कि वह एक लालची और स्वार्थी इंसान से बच गई। लेकिन उसके माँ बाप अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। वक्त बीतता गया। अक्षिता ने खुद को संभाला और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। उसने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की और फिर उसी यूनिवर्सिटी में उसे नौकरी मिल गई। देखते ही देखते 9 साल गुजर गए, लेकिन उसके माँ बाप को अब भी उसकी शादी की चिंता सताती रही।
इस दौरान कई रिश्ते आए, लेकिन तलाक का टैग लग जाने की वजह से कोई भी रिश्ता सही नहीं लगा और धीरे धीरे अक्षिता ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब वह पूरी तरह अपने काम और अपने असूलों में जीने लगी थी। यूनिवर्सिटी के लंबे और शांत गलियारे में जब उसकी सैंडल की टिक टिक गूंजती थी तो हर कोई समझ जाता था कि इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट की सबसे सख्त और अनुशासित टीचर अपनी क्लास की ओर आ रही है। सुबह के 9 बजे थे और नवंबर की ठंडी हवाओं ने माहौल को हल्का सा सिहरन भरा बना दिया था। 29 साल की अक्षिता अब पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता और आंखों में ठंडापन था जो उसे उसकी उम्र से कई ज्यादा समझदार और परिपक्व दिखाता था। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। बालों का सलीके से बना जूड़ा और आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा उसकी पर्सनैलिटी को और प्रभावशाली बना रहा था। वह चलते हुए बार बार अपनी कलाई की घड़ी देख रही थी क्योंकि वक्त की पाबंदी उसके लिए सबसे जरूरी थी और वह 1 सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं करती थी। जैसे ही उसने क्लास का दरवाजा खोला, अंदर का शोर एकदम से थम गया, जैसे किसी ने अचानक सन्नाटा बटन दबा दिया हो। जो स्टूडेंट अभी तक हंसी मजाक कर रहे थे तुरंत अपनी सीट पर सीधे बैठ गए क्योंकि वे जानते थे कि मिस अक्षिता की क्लास में अनुशासन सबसे ऊपर है। यहाँ सांस लेने की इजाजत है लेकिन लापरवाही की नहीं। अक्षिता ने डाइस पर अपनी फाइल थोड़े सख्त अंदाज में रखी और पूरी क्लास पर एक नजर डाली। उसकी नजरें हमेशा की तरह हर स्टूडेंट को परखती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर तीसरी लाइन में बैठे एक नए चेहरे पर जाकर ठहर गई। ये चेहरा उसने पहले कभी कैंपस में नहीं देखा था। वह लड़का करीब 22 से 23 साल का लग रहा था, लेकिन उसके बैठने का तरीका बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग था। उसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और ठहराव था। उसने सफेद शर्ट की आस्तीन कोहनियों तक मोड़ रखी थी और उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे जो उसे और आकर्षक बना रहे थे। वह कोई और नहीं बल्कि सौरव भारद्वाज था, यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ट्रस्टी का बेटा, बेहद अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाला, लेकिन इस वक्त वह सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में वहां बैठा था। सबसे अलग बात यह थी कि जहां बाकी सभी स्टूडेंट अक्षिता से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे, वहीं सौरव भारद्वाज बिना झिझक लगातार उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ना डर था ना घबराहट, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा और अजीब सा सुकून था, जैसे वह अक्षिता के चेहरे के हर भाव को समझने और पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अक्षिता को उसकी ये बेशर्मी और लगातार घूरने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने हल्का सा अपना चश्मा ठीक किया, खुद को संयत किया और अटेंडेंस रजिस्टर खोलते हुए सख्त लहजे में कहा कि आज हमारी क्लास में कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि वे यहाँ के नियम और अनुशासन को जल्दी समझ जाएंगे, वरना उन्हें समझाने का तरीका मुझे अच्छी तरह आता है। इतना कहकर उसने दोबारा सौरव की तरफ देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ना कोई शरारत थी, ना ही कोई हल्कापन, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता और सम्मान झलक रहा था जो अक्षिता को और ज्यादा असहज कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ उसे देख नहीं रहा बल्कि उसके अंदर तक झांक रहा हो, और यही बात उसके मन को बेचैन कर रही थी। लेक्चर शुरू हुआ और अक्षिता ने हमेशा की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ शेक्सपियर के नाटकों पर पढ़ाना शुरू किया। आमतौर पर वह पढ़ाते वक्त पूरी तरह अपने विषय में खो जाती थी, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसे बार बार एहसास हो रहा था कि कोई लगातार उसे देख रहा है। जब भी वह मुड़कर देखती, सौरव की गहरी और काली आंखें उसी पर टिकी मिलती। ये कोई साधारण नजर नहीं थी, बल्कि ऐसी नजर थी जैसे कोई उसकी हर भावना, हर सोच को समझने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे अक्षिता के माथे पर पसीना आने लगा, जबकि मौसम ठंडा था। अब उसे गुस्सा आने लगा कि ये नया लड़का आखिर उसे इस तरह क्यों देख रहा है, जैसे वह कोई रहस्य हो जिसे वह सुलझाना चाहता हो। फिर भी उसने अपने प्रोफेशनल व्यवहार को बनाए रखा और उसे नजरअंदाज करते हुए लेक्चर जारी रखा।
लेकिन सौरभ की खामोश मौजूदगी पूरे माहौल पर भारी पड़ रही थी। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस हाथ के सहारे ठोडी टिकाकर उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था, जैसे वह शब्दों को नहीं बल्कि उसकी आवाज और उसके अंदाज को महसूस कर रहा हो। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, अक्षिता ने राहत की सांस ली और बिना समय गवाए तेजी से क्लास से बाहर निकल गई। लेकिन कॉरिडोर में चलते हुए भी उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि वह नजरें अब भी उसका पीछा कर रही हैं। ये उनका पहला आमना सामना था, लेकिन बिना कुछ कहे ही जैसे एक अनदेखी टकराहट शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ दिन भी इसी तरह बीते। सौरभ रोज क्लास में आता, चुपचाप बैठता, पूरे समय सिर्फ अक्षिता को देखता रहता। वह किसी से बात नहीं करता था, ना ही किसी से दोस्ती करता था, जैसे उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर टिका हो। एक हफ्ते तक ये सब सहने के बाद अक्षिता ने ठान लिया कि अब वह इस लड़के के आत्मविश्वास को तोड़कर उसकी जगह दिखाएगी और उसकी ये आदत हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उस दिन उसने जानबूझकर अपने लेक्चर का विषय थोड़ा अलग चुना, इंसानी स्वभाव और मोहब्बत का दर्शन। उसने व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखा और फिर पूरी क्लास की तरफ मुड़कर एक गहरा और मुश्किल सवाल पूछा। मोहब्बत को अक्सर कुर्बानी कहा जाता है, लेकिन क्या ये सच में कुर्बानी है या फिर इंसान की अपनी खुशी पाने का एक तरीका, यानी खुदगर्जी का दूसरा नाम? क्या कोई इस पर अपनी राय दे सकता है? पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। ये सवाल ना सिर्फ कठिन था बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाला भी था, इसलिए कोई भी छात्र जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। अक्षिता के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अब वह सौरभ की तरफ इशारा करेगी। जब वह जवाब नहीं दे पाएगा तो पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होगा, और यही उसका मकसद भी था। अक्षिता ने आखिरकार सौरभ की तरफ उंगली उठाई और सख्त आवाज में कहा, मिस्टर सौरभ भारद्वाज, आप पिछले एक हफ्ते से क्लास में बिल्कुल खामोश, किसी मूर्ति की तरह बैठे रहते हैं। क्या आज आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, या आपका टैलेंट सिर्फ चुप रहने तक ही सीमित है? उसकी आवाज में चुनौती साफ झलक रही थी। पूरी क्लास की नजरें अब सौरभ पर टिक गई। सौरभ धीरे से अपनी सीट से खड़ा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी और ना ही कोई जल्दबाजी, बल्कि एक हल्की, शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थी, जिसने अक्षिता को और ज्यादा चिढ़ा दिया। उसने बहुत सधे हुए अंदाज में बोलना शुरू किया। उसकी गहरी आवाज पूरे क्लासरूम के सन्नाटे में साफ गूंज उठी। मैडम, आपका नजरिया किताबों तक सीमित है, लेकिन हकीकत उससे कई ज्यादा गहरी होती है। मोहब्बत ना तो खुदगर्जी होती है और ना ही सिर्फ कुर्बानी का नाम है। असल में मोहब्बत मुकम्मल होने का नाम है। जब इंसान किसी दूसरे में अपने वजूद का हिस्सा देखने लगता है तो वहां मैं और तुम का फर्क खत्म हो जाता है, और जब दो लोग एक हो जाएं, उनके एहसास एक हो जाएं, तो फिर खुदगर्जी कैसी और कुर्बानी किस बात की? इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो वह अपनी रूह की खुशी के लिए करता है, और ये इंसानी फितरत का सबसे सच्चा और पाक जज्बा है। इसे खुदगर्जी कहना इस एहसास की बेइज्जती करने जैसा है। इतना कहकर सौरभ चुप हो गया, लेकिन उसकी बातें पूरे माहौल में गूंजती रह गई। पूरी क्लास एकदम शांत थी, जैसे सबने कुछ ऐसा सुन लिया हो जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई स्टूडेंट मिस अक्षिता के सामने इतनी बेखौफी और समझदारी से अपनी बात रख सकता है। खुद अक्षिता भी कुछ पल के लिए सन रह गई। सौरभ की बातें सीधे उसके दिल के किसी गहरे और खाली कोने को छू गई थी, लेकिन उसकी अना, उसका अहंकार उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि एक स्टूडेंट ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने डस्टर को मेज पर जोर से पटका और कड़े शब्दों में कहा, मिस्टर सौरभ भारद्वाज, अपनी हद में रहिए। ये क्लास है, कोई बहस करने की जगह नहीं। आपको यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया गया है, मुझे सुधारने के लिए नहीं। अब बैठ जाइए और आइंदा ऐसे बेकार की बातें करने से बचिए। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई बहस की। उसने बस हल्के से सिर झुकाया। वहीं शांत मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही
और वह वापस अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन उसकी वह मुस्कुराहट अक्षिता को अंदर तक परेशान कर गई। उसमें ना कोई तंज था, ना कोई जीत का एहसास, बल्कि एक अजीब सी मासूम सच्चाई थी, जैसे वह बिना कहे ही कह रहा हो कि आप जानती हैं मैं गलत नहीं हूं। अक्षिता ने किसी तरह खुद को संभाला। उसका ध्यान अब पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई वह तेज कदमों से बाहर निकली और गुस्से में पैर पटकती हुई स्टाफ रूम की तरफ चली गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नया लड़का क्यों उसके दिल और दिमाग पर इस तरह असर डाल रहा है, जैसे उसने उसकी शांत और सख्त जिंदगी में अचानक हलचल पैदा कर दी हो। एक दिन शाम का वक्त था जब अचानक मौसम ने करवट बदल ली। आसमान पर घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी से निकलकर अक्षिता अपनी गाड़ी में बैठी और घर के लिए रवाना हो गई। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर चलाने के बावजूद उसे सामने का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सड़कें पानी से भर चुकी थी और ट्रैफिक इतनी बुरी तरह जाम था कि गाड़ियां इंच इंच करके आगे बढ़ रही थी और फिर रुक जा रही थी। अक्षिता को जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि उसे अंधेरा, तूफान और अकेलापन हमेशा से डराते थे। जैसे ही वह शहर के एक सुनसान इलाके में पहुंची, अचानक उसकी गाड़ी ने जोर का झटका खाया और इंजन बंद हो गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने बार बार चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बाहर तेज बारिश, चारों तरफ अंधेरा, वह बिल्कुल अकेली। ना आसपास कोई इंसान, ना कोई दुकान, ना कोई मैकेनिक। उसका मोबाइल भी सिग्नल ना होने की वजह से बेकार हो चुका था। डर ने धीरे धीरे उसके दिल को जकड़ लिया। वह स्टीयरिंग पर सिर रखकर रोने ही वाली थी कि तभी अचानक उसकी गाड़ी के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। वह एकदम से घबरा गई और कांपती हुई नजरों से बाहर देखने लगी। बारिश के धुंधले माहौल में एक भारी बाइक उसकी गाड़ी के पास खड़ी थी और एक हेलमेट पहना हुआ आदमी खिड़की के पास खड़ा होकर उसे शीशा नीचे करने का इशारा कर रहा था। डरते डरते उसने शीशा थोड़ा सा नीचे किया और जैसे ही उस आदमी ने अपना हेलमेट उतारा, अक्षिता की आंखें हैरानी से फैल गई। वह सौरव था। बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ, उसके बाल माथे से चिपके हुए थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, मैडम, गाड़ी खराब हो गई है क्या? अक्षिता को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह यहाँ कैसे आ गया। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, हाँ, शायद इंजन में पानी चला गया। सौरव ने बिना समय गवाए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ, और अपनी बाइक स्टैंड पर लगाकर गाड़ी के बोनट की तरफ बढ़ गया। तेज बारिश में भीगते हुए भी वह अपनी परवाह किए बिना गाड़ी के तार और इंजन चेक करने लगा। तभी अचानक उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली और उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी उंगली से खून तेजी से बहने लगा, जो बारिश के पानी में मिलकर बह रहा था। ये देखकर अक्षिता घबरा गई और बिना सोचे समझे गाड़ी से बाहर निकल आई। सौरव उसे देखकर तुरंत बोला, आप बाहर क्यों आ गई? आप भीग जाएंगी, अंदर बैठिए। लेकिन अक्षिता ने उसकी बात अनसुनी करते हुए घबराहट में उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सौरव, तुम्हें चोट लगी है, दिखाओ कहाँ लगी। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से उसका खून साफ करना शुरू कर दिया। घाव काफी गहरा था, शायद किसी नुकीले लोहे से उसकी उंगली कट गई थी। उसने चिंता भरे लहजे में कहा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अगर जंग लगा लोहा हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन सौरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, आप गाड़ी में बैठिए, आप ठंड से कांप रही हैं। सच में ठंडी हवा और भीगने की वजह से अक्षिता का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। तभी अचानक उसे अपनी कमर के पास कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। जहां वे खड़े थे वहां पानी जमा था और शायद कोई कीड़ा उसके पैरों से होते हुए ऊपर तक पहुंच गया था। ये महसूस होते ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वह घबराकर सीधे सौरव के सीने से जाकर चिपक गई। उसकी इस अचानक हरकत से सौरव भी एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उसने धीरे से पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं?
उसके हाथ हवा में ही रुके हुए थे। उसने अभी तक उसे छुआ भी नहीं था। कांपती हुई आवाज में अक्षिता बोली, सौरभ मेरी पीठ पर कुछ है। अब सौरभ को बात समझ आ गई। उसने बहुत शांत और नरम आवाज में कहा, ठीक है, अब बिल्कुल हिलिए मत, मैं देखता हूं। उसने बहुत सावधानी से अपना हाथ उसके कुर्ते के नीचे कमर तक ले जाकर उस कीड़े को हटाने की कोशिश की। उसके हाथों का स्पर्श महसूस होते ही अक्षिता के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। दोनों के दिल इतनी तेजी से धड़क रहे थे जैसे अभी बाहर आ जाएंगे। भीगी हुई हालत, ठंडी हवा और इस नजदीकी ने माहौल को और भी गहरा बना दिया था। सौरभ खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया और आखिरकार वह छोटा सा कीड़ा उसकी मुट्ठी में आ गया। उसने तुरंत कहा, रिलैक्स हो जाइए, कीड़ा निकल गया है, और धीरे से उसे अपने से अलग किया। लेकिन जैसे ही अक्षिता की नजर उस कीड़े पर पड़ी, वह फिर से डर के मारे चीख उठी और बेखौफ होकर फिर से सौरभ के सीने से लग गई। उस पर डर इतना हावी था कि उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह क्या कर रही है। बस उसे उस वक्त सौरभ का ही सहारा महसूस हो रहा था। सौरभ ने उसे संभालते हुए तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बड़ी नरमी से उसे अंदर बिठा दिया। आप यहीं बैठिए, गाड़ी बस ठीक होने वाली है। इतना कहकर वह फिर से बोनट के पास चला गया और पूरी तल्लीनता से गाड़ी के इंजन को ठीक करने लगा। उसके हाथ अब तेल से पूरी तरह सने हुए थे। बारिश लगातार उस पर गिर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और ध्यान था, जैसे उसे सिर्फ एक ही काम करना हो, अक्षिता को सुरक्षित यहाँ से निकालना। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने गाड़ी के अंदर झांककर कहा, मैडम अब आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए। अक्षिता ने हल्के कांपते हाथों से चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। जैसे उसकी जान में जान आ गई। उसने राहत की गहरी सांस ली और कृतज्ञता से भरी नजरों से सौरभ को देखा, जो अब भी बारिश में खड़ा पूरी तरह भीग चुका था। उसने कहा, सौरभ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ फंस जाती। फिर थोड़ी झिझक के साथ बोली, तुम पूरी तरह भीग चुके हो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देती हूँ। लेकिन कुछ देर पहले जो हुआ था उसे याद करके वह खुद ही शर्म से लाल हो रही थी और मन ही मन खुद को कोस रही थी। एक छोटे से कीड़े से डरकर वह कैसे सौरभ के इतना करीब चली गई। सौरभ ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा कि नहीं मैडम, मुझे बारिश पसंद है और वैसे भी मेरा घर यहीं पास में है। मैं आपकी गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहूंगा ताकि आप सही सलामत घर पहुंच जाएं। अक्षिता ने फिर कहा, तुम क्यों बेकार में तकलीफ कर रहे हो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन इस बार सौरभ की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा, मैडम गाड़ी हो या जिंदगी, कभी कभी दोनों को सहारे की जरूरत पड़ती है। अकेले चलना बहादुरी हो सकता है, लेकिन हमेशा समझदारी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि आप इस तूफान में अकेली रहें। उसके ये शब्द जैसे सीधा अक्षिता के दिल में उतर गए। एक पल के लिए उसे लगा जैसे बारिश का शोर भी थम गया हो और वक्त ठहर गया हो। वही लड़का जो क्लास में एक जिद्दी और अजीब सा स्टूडेंट लगता था, इस वक्त उसे एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान की तरह नजर आ रहा था, जैसे कोई पहाड़ जो हर तूफान से बचाने के लिए सामने खड़ा हो। सौरभ ने हेलमेट पहना, अपनी बाइक स्टार्ट की और अक्षिता ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। चलते चलते उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो सौरभ की बाइक की हेडलाइट उसके पीछे एक सुरक्षा की लकीर की तरह चल रही थी। वह पूरे रास्ते उसके पीछे ऐसे ही चलता रहा जैसे वह कोई खामोश रक्षक हो, जब तक कि अक्षिता सुरक्षित अपने घर के गेट के अंदर नहीं पहुंच गई। वह बाहर ही रुका रहा, जैसे ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। उस रात अक्षिता बिल्कुल भी सो नहीं सकी। सौरभ के वो शब्द, उसकी आवाज और बारिश में भीगी उसकी सूरत बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सौरभ के अंदर सिर्फ एक जिद्दी स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और समझदार इंसान छुपा है, जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है और किसी की हिफाजत करना जानता है। पूरी रात उसके मन में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी साफ साफ बनी रही। उसे बार बार अपने कमर पर उसके हाथों का हल्का सा स्पर्श महसूस हो रहा था, जैसे वो एहसास अब भी उसके आसपास मौजूद हो। उसे लग रहा था जैसे सौरभ की बाहों का वह सुरक्षित घेरा अब भी उसे घेरे हुए है।
अगले दिन जब वह यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसके अंदर एक अनजाना बदलाव था। वह सौरव का सामना करने से बच रही थी क्योंकि पिछली रात ने उनके बीच की टीचर और स्टूडेंट वाली दूरी में एक दरार डाल दी थी। वह अपने ऑफिस से निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि अचानक कॉरिडोर के मोड़ पर उसका सामना प्रोफेसर अभय से हो गया। प्रोफेसर अभय एक अधेड़ उम्र का शादीशुदा आदमी था, लेकिन उसका चरित्र बेहद घटिया था। पिछले कई महीनों से वह किसी न किसी बहाने अक्षिता के करीब आने की कोशिश करता रहता था। मौका मिलते ही वह उसे अजीब और दोहरे मतलब वाली बातें करता, कभी अनजाने में छूने की कोशिश करता और अक्षिता हर बार अपनी इज्जत और बदनामी के डर से चुप रह जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फर्क बस इतना था कि आज कॉरिडोर बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और यही मौका देखकर अभय ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने बड़ी बेशर्मी से अक्षिता को सर से पांव तक देखा और एक गंदी मुस्कान के साथ बोला, अरे मिस अक्षिता, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। क्या बात है? कोई खास मौका है या किसी खास के लिए इतनी सज धज की है? उसके शब्दों में छुपी हुई गंदगी साफ महसूस हो रही थी। अक्षिता को उससे घिन आ गई। उसने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन अभय ने हिम्मत दिखाते हुए उसका रास्ता फिर से रोक लिया और इस बार अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका बाजू पकड़ने की कोशिश की। ये देखकर अक्षिता के अंदर डर और गुस्सा दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। वह जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उसकी आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक जैसे ही अभय का हाथ उसके करीब पहुंचने वाला था, किसी ने उसकी कलाई को बीच हवा में ही कसकर पकड़ लिया। वह पकड़ इतनी मजबूत थी कि अभय के मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। अक्षिता ने घबराकर उस तरफ देखा तो सामने सौरव भारद्वाज खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे खून उतर आया हो, और उसका चेहरा क्रोध से तना हुआ था। वह गुस्से से कांप रहा था। सौरव ने बिना कुछ सोचे अभय की कलाई को जोर से मरोड़ते हुए उसे पीछे धकेला और दीवार से लगा दिया। अभय दर्द से करा उठा और बोला, छोड़ो मुझे, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? लेकिन सौरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। वह उसके बहुत करीब झुका और बेहद ठंडे लेकिन खतरनाक लहजे में बोला, ये आखिरी चेतावनी है अभय साहब। अगर अगली बार आपकी नजर भी मैडम पर गलत उठी या आप उनके पास आने की कोशिश भी की, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट। मैं आपको ऐसी हालत में पहुंचा दूंगा कि आप खुद को आईने में देखने लायक भी नहीं रहेंगे। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना गुस्सा और यकीन था कि अभय के होश उड़ गए। वह जानता था कि सौरव कोई आम लड़का नहीं है। वह एक बड़े और रसूखदार परिवार से है और अगर उसने कुछ कर दिया तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। सौरव ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। अभय लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया, गिरते गिरते बचा और बिना कुछ कहे जल्दी से वहां से भाग गया। अब कॉरिडोर में सिर्फ अक्षिता और सौरव रह गए थे। अक्षिता दीवार के सहारे खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। सौरव ने जैसे ही उसे देखा, उसका गुस्सा तुरंत चिंता में बदल गया। वह धीरे धीरे उसके करीब आया और नरम आवाज में पूछा, आप ठीक हैं? उसने आपको कुछ किया तो नहीं? अक्षिता ने हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सौरव ने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली और गुस्से में बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देर से पहुंचा, मुझे उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। उसकी आवाज में खुद पर गुस्सा और अफसोस साफ झलक रहा था। ये सुनकर अक्षिता घबरा गई। उसने तुरंत उसकी तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में बोली, सौरव, तुमने क्या कर दिया? वो एक प्रोफेसर हैं, वो तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकता है। तुम्हें मेरे मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। अगर उसने शिकायत कर दी तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। उसकी आवाज में डर था, लेकिन वह डर अपने लिए नहीं बल्कि सौरव के लिए था। सौरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए एक कदम और करीब बढ़ाया और बिना किसी झिझक के कहा, भाड़ में गया करियर और भाड़ में गई ये यूनिवर्सिटी। जब बात आपकी इज्जत की हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। ये पहली बार था जब उसने उसे मैडम या मिस नहीं बल्कि उसके नाम से अक्षिता पुकारा था।
और वह भी ऐसे हक के साथ कि उसके दिल की धड़कन जैसे तेज होकर सीने से बाहर आने लगी। अक्षिता चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई, ना ही उसे डांट सकी कि वह अपनी हद पार कर रहा है। उसके होठ जैसे बंद हो गए थे। सौरभ की आंखों में जो जुनून था वह उसे डरा भी रहा था और एक अजीब तरीके से अपनी ओर खींच भी रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अब ये रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं रहा, बल्कि बात कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सौरभ ने वहां ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा। उसने एक गहरी नजर से अक्षिता को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वह उसके दिल और दिमाग में एक ऐसी उलझन छोड़ गया जिससे निकलना अब आसान नहीं था। अक्षिता वहीं खड़ी रह गई। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, जब बात आपकी हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। उसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, फिर उस रास्ते की तरफ नजर डाली जहां से सौरभ अभी अभी गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में उठ रहे इस एहसास को क्या नाम दे। क्या ये सिर्फ शुक्रगुजारी ही थी? नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा था। यह वही एहसास था जिससे वह पूरी जिंदगी भागती आई थी। उस कॉरिडोर वाली घटना के बाद उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठी हल्के हल्के कांप रही थी। सामने रखा पानी का गिलास भी उसके कांपते हाथों की वजह से स्थिर नहीं रह पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार सौरभ का गुस्से से भरा चेहरा और अभय की कलाई मरोड़ते हुए उसके शब्द घूम रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खामोश और शांत दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन उसी डर के साथ उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी उतर रहा था, एक सुरक्षा का एहसास जो उसे शायद कभी नहीं मिला था। फिर भी वह खुद को समझा रही थी कि वह एक टीचर है और सौरभ उसका स्टूडेंट। ये रिश्ता समाज की नजर में सीमाओं से बंधा हुआ है और इन सीमाओं को पार करना गलत माना जाता है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह इस मामले को यहीं खत्म करेगी और सौरभ को उसकी हदें याद दिलाएगी। उसने चपरासी के जरिए सौरभ को अपने ऑफिस में बुलवाया। इंतजार के वो कुछ पल उसे बहुत भारी लगे, जैसे समय रुक गया हो। फिर दरवाजा खुला और सौरभ अंदर आया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वही पुरानी खामोशी और गहराई थी। उसने बेहद सम्मान के साथ अंदर आने की इजाजत मांगी और सामने कुर्सी पर बैठ गया। कमरे का माहौल ठंडा था, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी गर्मी और खामोश तनाव महसूस हो रहा था। अक्षिता ने खुद को संभाला, चश्मा ठीक किया और सख्त लहजे में बोलना शुरू किया। सौरभ, आज तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत था। तुमने एक सीनियर प्रोफेसर पर हाथ उठाया है। क्या तुम्हें अंदाजा है इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है, तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है, और सबसे जरूरी बात, तुम मेरे मामलों में दखल मत दो। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। वह लगातार बोलती रही, लेकिन सौरभ खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी नजरें जैसे उसके शब्दों के पीछे छुपे डर और भावनाओं को पढ़ रही थी। जब वह बोलते बोलते चुप हुई तो सौरभ हल्के से कुर्सी की पीठ से टिक गया और बहुत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, मैडम, अगर आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती तो आज वो आदमी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। आप चुप रहकर अपनी शराफत दिखा रही हैं, लेकिन वो आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ रहा है। और जहां तक मेरे करियर की बात है तो मेरे लिए कोई भी डिग्री या भविष्य आपकी इज्जत से ज्यादा अहम नहीं है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना बहस, बस एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू रही थी। सौरभ की बातों का असर जितना गहरा था, उतना ही उसने अक्षिता के अंदर गुस्सा भी भर दिया। वह अचानक अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, मेज पर हाथ टिकाते हुए तेज आवाज में बोली, बस बहुत हो गया सौरभ भारद्वाज, तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट बनकर ही रहो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी या सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे उम्र में पूरे 6 साल छोटे हो। तुम्हें दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है। जो कुछ तुम महसूस कर रहे हो ये सब सिर्फ तुम्हारी उम्र का असर है, हार्मोन का खेल है। तुम्हारी जैसी उम्र में ये सब आम बात होती है। कुछ साल बाद तुम खुद अपनी इन हरकतों पर हंसोगे। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर कहीं हल्की सी कंपी भी थी, जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेरे आसपास मंडराना बंद करो।
उसकी बात खत्म होते ही सौरभ भी धीरे से अपनी जगह से खड़ा हो गया। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिसे देखकर अक्षिता अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। सौरभ धीरे धीरे मेज के पास से घूमकर उसके करीब आया और बेहद मजबूत आवाज में बोला, तजुर्बा उम्र से नहीं, हालात से आता है अक्षिता, और मैंने वो दुनिया देखी है जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी। मैं 23 साल का हूँ, बच्चा नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरी टीचर हैं, लेकिन उससे पहले आप एक औरत हैं और मैं एक मर्द। जब एक मर्द किसी औरत को इज्जत और सच्ची मोहब्बत की नजर से देखता है तो बीच में ना कोई डिग्री मायने रखती है, ना पद, और ना ही उम्र की कोई दीवार। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और दर्द था कि अक्षिता की सांस जैसे थम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने अंदर उठ रही भावनाओं को दबाते हुए खुद को संभाला और लगभग चीखते हुए बोली, होश में आओ सौरभ, ये जो तुम महसूस कर रहे हो ना, ये प्यार नहीं, दीवानगी है, और यह नामुमकिन है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता, ऊपर से उम्र का फर्क, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। हकीकत में ये गलत है, एक गुनाह है, और मैं इस गुनाह का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अब तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी क्लास में आने की भी जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे छुपा डर और घबराहट भी साफ महसूस हो रही थी। सौरभ कुछ पल उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभरा, लेकिन वह टूटने वाला दर्द नहीं था, बल्कि समझ का दर्द था। जैसे उसे अक्षिता के इनकार से ज्यादा उसके समाज से डरने पर अफसोस हो। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा अक्षिता, आप भाग रही हैं, आप अपने दिल से भाग रही हैं, मैं नहीं भाग रहा, और सच को जितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन वह सामने आ ही जाता है। इतना कहकर वह मुड़ा, दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसके जाते ही जैसे कमरे की सारी ताकत खत्म हो गई। अक्षिता वहीं कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों में जान ही ना बची हो। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और उसके आंसू बिना रुके बहने लगे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में वही शब्द गूंज रहे थे। वह जानती थी कि वह खुद से झूठ बोल रही है। वह जानती थी कि सौरभ की बातें उसे अंदर तक छू गई है, लेकिन फिर भी वह उन जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी जो समाज एक औरत के पैरों में उसके जन्म के साथ ही डाल देता है। अगले एक हफ्ते तक यूनिवर्सिटी का हर दिन अक्षिता के लिए बेहद भारी और तकलीफ भरा बन गया। उसने खुद ही सौरभ को अपनी जिंदगी और क्लास से दूर जाने के लिए कहा था, और सौरभ ने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान भी ली थी। वह अब क्लास में नहीं आता था, लेकिन अब उसी खालीपन ने अक्षिता को बेचैन करना शुरू कर दिया था। जब भी वह क्लास में जाती, उसकी नजरें अनजाने में तीसरी लाइन की उस सीट पर चली जाती जहां सौरभ बैठा करता था, लेकिन हर बार वहां खाली कुर्सी उसे चुभ जाती। वह खाली सीट जैसे उसे ताना मार रही हो, जैसे उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही हो। क्लास में सब कुछ पहले जैसा था, स्टूडेंट्स, किताबें, लेक्चर, लेकिन फिर भी सब अधूरा लगने लगा था। कई बार पढ़ाते पढ़ाते वह अचानक रुक जाती, क्योंकि उसे सौरभ के सवाल याद आने लगते। उसे महसूस होने लगा कि जैसे उसकी जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी चीज निकल गई हो। कॉरिडोर में चलते हुए हर आहट पर उसे लगता कि शायद सौरभ पीछे आ रहा है, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर देखती, वहां कोई नहीं होता। ये दूरी उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आखिर वह एक टीचर है और सौरभ उसका स्टूडेंट, लेकिन दिल था कि उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। बारिश होती तो उसे वह रात याद आ जाती जब सौरभ ने उसे उस तूफान में अकेला नहीं छोड़ा था, जब वह उसके लिए एक रक्षक बनकर खड़ा था। कोई किताब खोलती तो उसे मोहब्बत पर सौरभ के कहे हुए शब्द याद आ जाते। धीरे धीरे वह एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन में घिरती जा रही थी। उसे पहली बार समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ किसी के साथ होने से नहीं, बल्कि उसके दूर होने से भी महसूस होती है।
लेकिन जैसे उसकी परीक्षा खत्म होने वाली थी, उसी वक्त उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आ गया। एक सुबह जब वह यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे माहौल कुछ अलग सा लगा। गेट के अंदर आते ही उसने देखा कि स्टूडेंट्स की छोटी छोटी टोलियां उसे देखकर आपस में कुछ फुसफुसा रही हैं। कुछ लड़के अजीब सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे थे और लड़कियां कानों में कुछ कहकर हंस रही थी। अक्षिता को समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई स्टाफ रूम की तरफ गई, लेकिन वहां भी माहौल सामान्य नहीं था। जैसे ही वह अंदर गई, अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ प्रोफेसर ने उसे देखकर नजरें फेर ली तो कुछ ऐसे दिखाने लगे जैसे वे बहुत व्यस्त हों। अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। तभी डिपार्टमेंट के चपरासी ने आकर कहा कि प्रिंसिपल साहब ने उसे तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया है। ये सुनते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह घबराई हुई प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ी। रास्ते में जब वह नोटिस बोर्ड के पास पहुंची तो वहां खड़े स्टूडेंट उसे देखते ही अचानक चुप हो गए और साइड में हट गए। जैसे ही उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर लगी, कुछ तस्वीरों पर पड़ी, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये वही तस्वीरें थी जब उसकी गाड़ी खराब हुई थी और सौरभ बारिश में भीगकर उसकी मदद कर रहा था। लेकिन उन तस्वीरों को इस तरह लिया गया था कि उनके साथ ऐसे घटिया और भड़काऊ कैप्शन लगाए गए थे कि देखने वाले को कुछ और ही कहानी नजर आ रही थी। नीचे लिखा था, टीचर और स्टूडेंट का रोमांटिक अंदाज, शिक्षा के मंदिर में ये कैसी शर्मनाक हरकत। ये पढ़ते ही अक्षिता का सिर घूम गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब प्रोफेसर अभय की साजिश है। उसने बदला लेने के लिए उसकी इज्जत को पूरे कैंपस के सामने दांव पर लगा दिया था। वह लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंची। अंदर जाकर उसने देखा कि अभय पहले से वहां मौजूद था और उसके चेहरे पर एक चालाक और घटिया मुस्कान थी। प्रिंसिपल, जो पुराने ख्यालों के सख्त इंसान थे, जैसे ही अक्षिता को देखा, उन्होंने गुस्से में मेज पर अखबार और वही तस्वीरें पटक दी और कड़े लहजे में बोले, मिस अक्षिता, ये सब क्या है? मुझे आपसे ऐसी हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पूरा कैंपस इन तस्वीरों की बात कर रहा है। पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजें जहां टीचर अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह का व्यवहार करती है। उनकी आवाज में गुस्सा ही नहीं बल्कि आरोप भी साफ झलक रहा था, जिसने अक्षिता को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, सर, ये सब झूठ है, पूरी तरह झूठ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और सौरभ ने सिर्फ मेरी मदद की थी। ये सब अभय सर की साजिश है। लेकिन प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया और सख्त लहजे में बोले, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तस्वीरें खुद सब कुछ बयां कर रही हैं और गवाह भी हैं कि वह लड़का आपके ऑफिस में घंटों बैठा रहता है और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अब और बदनामी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए, यहाँ से चली जाइए। ये सुनते ही अक्षिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी सालों की मेहनत, उसकी इज्जत, उसका सम्मान, सब कुछ एक पल में बिखरता हुआ उसे महसूस हुआ। तभी अभय ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, सर, मैं तो पहले ही कहता था इस औरत के लक्षण ठीक नहीं है। बाहर से शरीफ बनती है। उसके शब्द जहर से भरे हुए थे। अक्षिता सिसकियों के बीच कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई में गिर रही है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। कांपते हुए हाथों से उसने इस्तीफे का कागज उठाया, पेन हाथ में लिया। उसके आंसू कागज पर गिरकर स्याही को फैला रहे थे। वह साइन करने ही वाली थी कि अचानक ऑफिस का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने लात मारकर उसे तोड़ दिया हो। अंदर मौजूद सभी लोग चौंक गए। दरवाजे पर सौरभ भारद्वाज खड़ा था। उसके पीछे यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी यानी उसके पिता और कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े थे। बिना एक पल गवाए सौरभ तेजी से आगे बढ़ा। उसने अक्षिता के हाथ से पेन छीनकर दूर फेंक दिया और इस्तीफे का कागज उसके सामने ही फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि प्रिंसिपल और अभय दोनों स्तंभ रह गए।
सौरभ ने प्रिंसिपल की मेज पर दोनों हाथ रखे, आगे झुककर गुस्से से कहा, मिस्टर प्रिंसिपल, आपकी हिम्मत कैसी हुई बिना सच्चाई जाने एक इज्जतदार औरत पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की और इसे इस्तीफा मांगने की। प्रिंसिपल हकलाते हुए कहने लगे, सौरभ बेटा, तुम नहीं जानते ये तस्वीरें। लेकिन सौरभ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और कहा, इन तस्वीरों की सच्चाई मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था। और ये तस्वीरें, उसने अभय की तरफ उंगली उठाई, इस घटिया इंसान के करतूत हैं जिसने अपनी नीच हरकत छुपाने और बदला लेने के लिए ये सब किया है। अभय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सौरभ के पिता आगे बढ़े और उन्होंने अभय को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने गुस्से से कहा, मुझे शर्म आती है कि मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग काम करते हैं जो अपनी ही सहकर्मी औरत की इज्जत उछालते हैं। अभय, तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है और तुम्हारे खिलाफ हरासमेंट का केस भी दर्ज होगा। ये सुनकर अभय के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले गए। अब कमरे में सन्नाटा था और सबकी नजरें सौरभ और अक्षिता पर थी। सौरभ धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और बिना किसी झिझक के उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षिता ने हल्का सा हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन सौरभ की पकड़ मजबूत थी। उसमें सुरक्षा का एहसास था। उसने नरम आवाज में कहा, अक्षिता, मेरी तरफ देखिए। अक्षिता ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और उसे वही इंसान नजर आया जो उस रात तूफान में उसका सहारा बना था। सौरभ ने ऊंची आवाज में सबके सामने कहा, ये मिस अक्षिता है, इस यूनिवर्सिटी की सबसे सम्मानित टीचर, और मैं इनकी इज्जत करता हूँ। अगर आज के बाद किसी ने भी इन पर उंगली उठाई या कोई गलत बात की तो मैं ये यूनिवर्सिटी बंद करवा दूंगा। ये सिर्फ मेरी टीचर नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। उसके शब्दों में इतनी ताकत थी कि कमरे में खड़े हर व्यक्ति ने सिर झुका लिया। सौरभ के पिता ने भी गंभीर होकर प्रिंसिपल से कहा, मिस अक्षिता से तुरंत माफी मांगिए और पूरे कैंपस में नोटिस जारी कीजिए कि ये तस्वीरें गलत और भ्रामक थी। प्रिंसिपल ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। अक्षिता बस सौरभ को देखती रह गई। उस वक्त वह उसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान लग रहा था, जिसने सिर्फ उसे बचाया ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत भी लौटा दी। सौरभ ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, सच एक दिन सामने आ ही जाता है और मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी पल अक्षिता को महसूस हुआ कि उसका दिल अब उसके बस में नहीं रहा। वह उस लड़के के जुनून और सच्चाई के आगे हार चुकी थी। ऑफिस का हंगामा अब शांत हो चुका था, लेकिन उसके बाद की खामोशी और भी गहरी थी। सौरभ और अक्षिता साथ में ऑफिस से बाहर निकले और कॉरिडोर में चलने लगे। अक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रही हो। उसका सिर हल्का हल्का चकरा रहा था और दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह सौरभ के पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन अब वह उसे एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक ऐसे मजबूत इंसान के रूप में देख रही थी जिसने अभी अभी उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ाई जीत ली हो। सौरभ के कदमों में आत्मविश्वास था, उसके कंधे सीधे थे और उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव और मर्दानगी झलक रही थी। धीरे धीरे दोनों यूनिवर्सिटी के पीछे वाले पार्किंग एरिया तक पहुंच गए, जहां चारों तरफ शांति थी। सूरज की हल्की पीली रोशनी पूरे माहौल को एक खूबसूरत लेकिन भावुक रंग में रंग रही थी। अक्षिता अपनी गाड़ी के पास आकर रुक गई। एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अंदर उठ रहा तूफान अब उसके बस से बाहर हो रहा था। उसे लगा कि अब कुछ कहना जरूरी है, वरना ये खामोशी उसे अंदर ही अंदर तोड़ देगी। उसने धीरे से मुड़कर सौरभ की तरफ देखा, जो कुछ कदम दूर खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान, दर्द और अधूरी चाहत थी जो किसी भी मजबूत इंसान को कमजोर कर सकती थी। अक्षिता ने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और धीमी आवाज में बोली, सौरभ, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ नहीं आ रहा। आज तुमने जो मेरे लिए किया वो शायद कोई नहीं कर सकता था। तुमने मेरी इज्जत बचाई, मेरा सम्मान लौटाया। मैं जिंदगी भर भी तुम्हारा ये एहसान नहीं चुका पाऊंगी। तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और एक बहुत अच्छे इंसान भी। उसके मुंह से स्टूडेंट शब्द निकलते ही सौरभ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए।
उसकी आंखों में छिपा दर्द अब गुस्से में बदल गया। उसने तेजी से 2 कदम आगे बढ़ाए और अक्षिता के बिल्कुल करीब आ गया, इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें अक्षिता के चेहरे को छूने लगी। अक्षिता घबराकर पीछे हटना चाहती थी, लेकिन गाड़ी से टकराकर रुक गई। तभी सौरभ ने अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ गाड़ी पर टिकाकर उसे अपने घेरे में ले लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने अक्षिता को वहीं रोक दिया। सौरभ ने भारी आवाज में कहा, बस कीजिए, भगवान के लिए बस कर दीजिए। ये थैंक यू, ये एहसान और ये स्टूडेंट टीचर का रिश्ता अब खत्म कीजिए। मैं थक गया हूँ ये सब सुनते सुनते। क्या आपको सच में लगता है कि मैंने ये सब सिर्फ अपने टीचर के लिए किया? क्या आपको लगता है कि मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को दांव पर इसीलिए लगा दिया कि आप मुझे अच्छा स्टूडेंट कह दें? अक्षिता के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस उसे देखती रह गई। सौरभ ने आगे कहा, अपनी आंखें खोलिए अक्षिता और मेरे अंदर देखिए। क्या आपको मुझ में सिर्फ एक 22-23 साल का लड़का दिखता है? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून आपको सिर्फ एक स्टूडेंट की अच्छाई लगती है? मैंने जो कुछ भी किया वो इस औरत के लिए किया जिसे मैं चाहता हूँ, जिसके लिए मैं दुनिया की हर दीवार तोड़ सकता हूँ। मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और आदमी मेरी मोहब्बत की तरफ गलत नजर से देखे। उसके शब्द सीधे अक्षिता के दिल में उतर रहे थे। अक्षिता ने कांपती आवाज में कहा, सौरभ होश में आओ, ये सब गलत है, हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी दुनिया अलग है। ये मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक आकर्षण है। तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम्हें यही सब प्यार लगता है। सौरभ हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। उसने कहा, आकर्षण? आप मेरी मोहब्बत को इतना छोटा नाम देकर उसका अपमान कर रही हैं। उम्र सिर्फ कैलेंडर में लिखी जाती है, दिल में नहीं। क्या मोहब्बत करने के लिए उम्र का मिलना जरूरी है? आप मुझसे 6 साल बड़ी हैं, तो क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं आपको समझ नहीं सकता, आपको खुश नहीं रख सकता, आपकी हिफाजत नहीं कर सकता? क्या आपको मुझ में वो मर्द नहीं दिखता जो आपके हर दर्द को अपना बना सके? अक्षिता का दिल बेकाबू हो चुका था। उसकी सारी बनाई हुई दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी थी। सौरभ उसके और करीब झुका और धीमी आवाज में बोला, मेरी आंखों में देखकर कहिए कि आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहिए कि जब मैं आपके पास होता हूँ तो आपका दिल नहीं धड़कता। कहिए कि मेरी मौजूदगी आपको परेशान करती है। अगर आपने ये कह दिया तो मैं अभी इसी वक्त चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। अक्षिता ने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन सौरभ ने नरमी से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह न झूठ बोल पा रही थी, न सच कह पा रही थी। आखिर उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मुझे जाने दो सौरभ, मुझे घर जाना है। सौरभ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से पीछे हट गया और रास्ता छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, आप जा सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा आप मुझसे नहीं, खुद से भाग रही हैं। इंसान दुनिया से छुप सकता है, अपने दिल से नहीं। अक्षिता कांपते हाथों से गाड़ी में बैठ गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो वह कभी जा नहीं पाएगी। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन उसका दिल वहीं पार्किंग में छूट गया। घर पहुंचकर भी उसे सुकून नहीं मिला। जो घर कभी उसका सुरक्षित ठिकाना था, आज वही उसे घुटन देने लगा। जैसे ही वह ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसके माता पिता चुपचाप सोफे पर बैठे हैं। सामने चाय के कप और मिठाई के डिब्बे रखे हैं। स्पष्ट था कि कोई मेहमान अभी अभी गया है। वह अपने कमरे की ओर बढ़ी ही थी कि उसकी माँ ने आवाज दी, अक्षिता रुको, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। वह रुक गई, धीरे से वापस आई और उनके सामने बैठ गई। उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया। उसके पापा ने गला साफ किया और बोले, बेटा आज वर्मा जी आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेकर। तुम जानती हो उनका परिवार कितना इज्जतदार और बड़ा है। ये सुनते ही अक्षिता का दिल डूब गया। उसने घबराकर पूछा, कौन सा बेटा? उसकी माँ ने तुरंत जवाब दिया, अरे वही उनका बेटा सचिन, बहुत अच्छा, समझदार और सुलझा हुआ इंसान है।
उसकी पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसके घर को संभाल सके, बच्चों को माँ का प्यार दे सके। ये सुनकर अक्षिता के भीतर एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वह कुछ पल के लिए सुन रह गई। सचिन, एक 45 साल का आदमी जिसके बाल झड़ चुके थे और जिसके 2 बड़े बड़े बच्चे थे। क्या सच में उसके माँ बाप ने उसके लिए यही रिश्ता चुना था? उसने अविश्वास से अपनी माँ की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, मम्मा, आप सचिन की बात कर रही हैं? वो तो मुझसे कम से कम 15 साल बड़े हैं। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करना चाहती हैं सिर्फ इसलिए कि मैं तलाकशुदा हूँ? क्या मेरी जिंदगी की अब यही कीमत रह गई है? उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। लेकिन उसकी माँ ने नाराज होकर कहा, धीरे बोलो अक्षिता, तुम अब कोई 18 साल की कुंवारी लड़की नहीं हो जिसके लिए राजकुमार आएंगे। तुम्हें अपनी उम्र और हालात समझने चाहिए। 29 साल की हो चुकी हो, अब 30वां साल शुरू होने वाला है। लोग बातें बनाते हैं। सचिन एक सेटल आदमी है, अपना घर है, गाड़ी है, पैसा है और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारे लिए ठीक है, वो तुम्हें खुश रखेगा। ये सुनते ही अक्षिता के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह तड़प कर बोली, कौन सी खुशी मम्मा, कैसी खुशी? क्या खुशी का मतलब सिर्फ पैसा और बड़ा घर होता है? क्या मेरी पसंद, मेरी खुशी, मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं? आप लोग मुझे एक इंसान नहीं, एक जिम्मेदारी समझते हैं जिसे बस कहीं भी निपटा देना है। आप मुझे किसी के बच्चों की देखभाल करने वाली बना देना चाहते हैं। मेरा दिल, मेरा सुकून, मेरे सपने, उनका क्या? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि उसके पापा गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए बोले, बहुत हो गई ये जज्बाती बातें। हम तुम्हारा भला सोचते रहे हैं। पूरी जिंदगी हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, ना ही लोगों के ताने सुन सकते हैं। वैसे भी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे बारे में जो बातें चल रही हैं, उसके बाद यही ठीक है कि तुम इज्जत से अपने घर चली जाओ। हमने उन लोगों को वचन दे दिया है, अगले हफ्ते तुम्हारी सगाई है। ये सुनकर अक्षिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें उस पर गिरने वाली हैं। वह बिना कुछ कहे भागती हुई अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपनी बेबसी पर जितना दर्द हो रहा था उतना शायद कभी नहीं हुआ था। उसके अपने माँ बाप ही उसे समझने को तैयार नहीं थे। उनके लिए वह सिर्फ एक बोझ बन चुकी थी जिसे जितनी जल्दी हो सके उतार देना था। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, वो तुम्हारी उम्र के हिसाब से ठीक है। तभी उसे अचानक सौरभ याद आया, वो लड़का जो उससे 6 साल छोटा था, लेकिन सोच, हिम्मत और एहसास में किसी भी बड़े आदमी से कहीं आगे था। सौरभ ने कहा था कि उम्र का फर्क दिल पर असर नहीं करता, और यहाँ उसके अपने ही उसे उम्र के तराजू में तोल रहे थे। एक तरफ वो इंसान था जो उसे अपनी रानी बनाकर रखना चाहता था, जिसने उसकी इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत दिखाई थी, और दूसरी तरफ ये समाज था जो उसे एक जरूरत की चीज समझकर किसी के हवाले कर देना चाहता था। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और खिड़की पर बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। वही तेज बारिश जिसने उसे उस रात की याद दिला दी जब सौरभ उसके लिए खड़ा था। आज फिर वह उसी सहारे को याद कर रही थी। उसका दम घुट रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब भी कुछ नहीं किया तो वह अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगी। वह उठकर खिड़की के पास गई। बाहर अंधेरे में देखते हुए उसकी आंखों में बस सौरभ का ही चेहरा था। कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया। उंगलियां स्क्रीन पर थरथरा रही थी। उसने कॉन्टैक्ट खोला और बिना सोचे समझे सौरभ का नंबर डायल कर दिया, जो उसने कभी सेव भी नहीं किया था। फिर भी उसे याद था। 1 घंटी, 2 घंटी, तीसरी घंटी पर फोन उठ गया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो। सौरभ की आवाज में नींद नहीं थी, बल्कि जैसे वह उसी कॉल का इंतजार कर रहा हो। अक्षिता की आवाज गले में अटक गई। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी सिसकियां फोन के जरिए सौरभ तक पहुंच रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद सौरभ की बेचैन आवाज आई, अक्षिता क्या हुआ?
आप रो क्यों रही हैं? अक्षिता ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए रोते रोते कहा, सौरभ मुझे बचा लो, मेरा दम घुट रहा है, ये लोग मुझे मार देंगे, ये समाज मुझे खत्म कर देगा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन सौरभ की आवाज अचानक मजबूत हो गई। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उसने तुरंत पूछा, आप कहाँ हैं? घर पर हैं? अक्षिता ने हिचकियों के बीच कहा, हाँ, वो लोग मेरी शादी सचिन से। लेकिन सौरभ ने उसे बीच में ही रोक दिया और दृढ़ आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस एक बात बताइए, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? अक्षिता ने बिना सोचे तुरंत कहा, हाँ, खुद से ज्यादा करती हूँ। ये उसके दिल का पहला खुला इकरार था। इस एक जवाब ने सौरभ को वह ताकत दे दी जिसकी उसे जरूरत थी। सौरभ ने दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर डरना बंद कीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी इसी वक्त। कोई आपको मुझसे अलग नहीं कर सकता, चाहे वो आपके माँ बाप हों या पूरी दुनिया। आप सिर्फ मेरी हैं और आज ही सब कुछ तय हो जाएगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया, लेकिन अक्षिता के कानों में उसकी आवाज गूंजती रही, मैं आ रहा हूँ। और इस एक वाक्य ने उसके टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगा दी, जैसे किसी ने उसके बुझते हुए अस्तित्व में फिर से जान डाल दी हो। बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन अक्षिता के दिल के अंदर उठ रहा तूफान उससे भी ज्यादा तेज था। वह खिड़की के पास खड़ी बारिश में भीगी सड़क को देख रही थी और उसे साफ एहसास था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और निर्णायक रात बनने वाली है। इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह समाज के डर में नहीं जिएगी, बल्कि अपने दिल की सुनेगी। और उसका दिल इस वक्त सिर्फ सौरभ की आहट महसूस कर रहा था, जैसे वह हर बूंद के साथ उसके करीब आ रहा हो। फोन कटने के बाद हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा था। वह शीशे से टिकाए अंधेरे में रास्ता देखती रही। तभी अचानक गली के मोड़ पर तेज हेडलाइट चमकी और एक जानी पहचानी बाइक की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो आ गया और बिना एक पल गवाए वह नंगे पांव भागती हुई बाहर निकल गई। बारिश, ठंडी हवा, पानी से भरा आंगन, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने सौरभ बाइक पर भीगा हुआ खड़ा था, बाल माथे से चिपके हुए, कपड़े शरीर से लिपटे हुए और आंखों में आग जैसी तीव्रता। उसे देखते ही वह बाइक से उतरा और तेज कदमों से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बस बारिश और उनके धड़कते दिल थे। अक्षिता कांप रही थी, आंसू बारिश में घुल रहे थे और सौरभ ने तड़प कर कहा, पागल हो गई हैं आप, सिर्फ लोगों के डर से खुद को क्यों सजा दे रही हैं? अक्षिता टूटते हुए बोली, मैं डर गई थी, मुझे लगा ये मेरे नसीब है। ये सुनते ही सौरभ ने उसके बाजू पकड़कर उसे हल्के से झंझोरा और दृढ़ आवाज में कहा, नसीब कोई लिख कर नहीं देता, इंसान खुद बनाता है और मैंने अपना नसीब आपको चुना है। क्या आप उस आदमी से शादी कर लेंगी जो आपको समझ भी नहीं सकता? वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए माँ ढूंढ रहा है और मैं अपनी पूरी जिंदगी ढूंढ रहा हूँ आप में। उसकी आवाज में इतना सच्चा जुनून था कि अक्षिता के सारे डर पिघलने लगे। वह रोते हुए बोली, लेकिन समाज, मेरे माँ बाप, ये सब दीवारें हैं। सौरभ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, अपना माथा उसके माथे से टिका दिया और धीमे लहजे में कहा, तो गिर जाने दो इन दीवारों को। इश्क किसी नियम का मोहताज नहीं होता। मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं वादा करता हूँ आज, कल और उम्र भर आपको ऐसे ही चाहूंगा। उसकी बातों ने अक्षिता के अंदर जमी हर बंदिश तोड़ दी। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। उसकी कमर पकड़कर वह उसके सीने से लग गई। यह सिर्फ एक गले लगना नहीं था, ये उसके फैसले का ऐलान था। तभी गेट खुला और उसके माँ बाप बाहर आए। सामने का दृश्य देखकर सन रह गए। उनकी सीधी सादी बेटी बारिश में एक लड़के से लिपटी खड़ी थी। पापा गुस्से में बोले, ये क्या है अक्षिता? लेकिन इस बार सौरभ पीछे नहीं हटा। उसने अक्षिता को अपने पीछे कर लिया और खुद उनके सामने खड़ा होकर साफ और मजबूत आवाज में कहा, अंकल, ये बेशर्मी नहीं, ये सच्चाई है। मैं अक्षिता से मोहब्बत करता हूँ और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। उसके लहजे में इतनी इज्जत और दृढ़ता थी कि पापा एक पल के लिए रुक गए।
सौरभ ने आगे कहा कि मैं उसे छुपाकर नहीं ले जाऊंगा, इज्जत के साथ अपने घर ले जाऊंगा, लेकिन अगर उसे मजबूर किया गया तो मैं खामोश नहीं रहूंगा। अक्षिता ने भी हिम्मत जुटाई। वह सौरभ के पीछे से आगे आई और हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात साफ शब्दों में कह दी। उसने अपने पापा की आंखों में देखते हुए कहा कि वह सचिन से शादी नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसके लिए अपनी मर्जी के खिलाफ जीना मौत के बराबर है। उसने बिना झिझक ये भी स्वीकार कर लिया कि सौरभ उसका चुनाव है और अगर ये समाज की नजर में गलत है तो उसे ये गलती भी मंजूर है। उस रात बारिश तो थम गई, लेकिन असली तूफान उसके बाद शुरू हुआ। आने वाले कुछ दिन लगातार तकरार, तानों और विरोध से भरे रहे, मगर इस बार अक्षिता अकेली नहीं थी। सौरभ हर कदम पर उसके साथ खड़ा था। उसने अपने परिवार को साथ लाकर ये साबित कर दिया कि उसका प्यार कोई जिद नहीं बल्कि एक सच्चा फैसला है। उसके पापा ने भी बेटे की खुशी को समझते हुए पूरे सम्मान के साथ रिश्ता मंजूर किया। वहीं अक्षिता के माता पिता ने भी समाज के डर और लोगों की बातों के बीच धीरे धीरे हार मान ली, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की आंखों में पहली बार सच्ची खुशी नजर आई थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब अक्षिता दुल्हन बनकर सजी। लाल जोड़े में उसका चेहरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि सुकून और जीत की चमक से भरा हुआ था। और जब सौरभ शेरवानी पहनकर उसके सामने आया तो ऐसा लगा जैसे उसकी हर जंग का इनाम उसे मिल गया हो। शादी की रस्में हंसी और आंसुओं के बीच पूरी हुई, लेकिन इस बार उसकी विदाई में दर्द कम और नए जीवन की खुशी ज्यादा थी। जब वह सौरभ के घर पहुंची तो हर तरफ उसका स्वागत प्यार और सम्मान से हुआ। और रात को जब वह अपने कमरे में बैठी इस नए सफर के बारे में सोच रही थी, तब सौरभ उसके पास आया। उसकी आंखों में वही सुकून था जो एक जीत के बाद मिलता है। उसने प्यार से उसका घूंघट उठाया, उसके हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से कहा, अब कोई डर नहीं, अब ये रिश्ता सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि उनकी जीती हुई हकीकत है। अक्षिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जिन्हें सौरभ ने मुस्कुराकर पोंछ दिया और वादा किया कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। फिर हल्की सी शरारत के साथ उसने एक अंगूठी पहनाते हुए कहा कि आखिर उसने अपनी टीचर को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा ही दिया कि सच्चा इश्क ना उम्र देखता है, ना समाज, ना रिश्तों की सीमाएं। वह सिर्फ दिल से होता है और दिल तक पहुंचता है। दोनों की हंसी, उनकी बातें और वह सुकून भरा पल इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया। और उस रात जब बाहर चांद शांत रोशनी बिखेरे रहा था, अंदर दो दिल एक नए सफर की शुरुआत कर चुके थे। एक ऐसा सफर जहां अब डर नहीं था, सिर्फ भरोसा, साथ और हमेशा के लिए एक दूसरे का होना था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसी और रोमांटिक दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जल्द ही आपके लिए एक नई और रोमांटिक कहानी लेकर लौटेंगे। तब तक अपने दिल को खुला रखिए और प्यार के जादू में डूबते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।